हेलो दोस्तों, डेली अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ा अवसर निकल कर आया है। दोस्तों, पंजाब हाई कोर्ट के अंदर स्टेनोग्राफर के पदों पर एक बड़ी भर्ती निकाली गई है, जिसके अंदर 400 से अधिक पद है। अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरी अपडेट देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई अपडेट छूटे ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस वक्त हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हुए हैं, जिसमें कैंडिडेट अलर्ट के सेक्शन में जैसे ही आप देखेंगे तो एक नई भर्ती के नोटिस की पीडीएफ का लिंक यहाँ पर दिया गया, जिस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ आपके डिवाइस में ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से ये नोटिस रिलीज किया गया है और यहाँ पर इस भर्ती का एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया गया है। इसके बाद बताया गया है कि आप इस भर्ती के लिए 26 मार्च 2025 से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 23 अप्रैल को इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। इसके बाद यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर बताया गया है कि इस भर्ती के लिए कुल पोस्ट 478 है, जिसमें अलग अलग श्रेणियां हैं में इस पोस्ट को बांटा गया है, जिसकी डिटेल नीचे की तरफ दी गई है। जिसमें सभी पोस्टों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिनमें एक तरफ जो वैकेंसीज दी गई है वे 31 दिसंबर 2024 के अनुसार दी गई है, जबकि दूसरी तरफ जो वैकेंसीज है ये एंटीसिपेटेड वैकेंसीज है। मतलब दोस्तों, ये वे वैकेंसीज है जो 30 जून 2025 तक एक्सपेक्ट की गई है। जैसे कि जनरल कैटेगरी की 31 दिसंबर 2024 तक जो पोस्ट है वह 10 है और 30 जून 2025 तक जो पोस्ट है वह 69 है। कुल मिलाकर जनरल कैटेगरी की 79 पोस्ट है। इसी प्रकार दूसरी कैटेगरी की पोस्ट यहां पर दी गई है, जैसे पंजाब की जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 3 और 22 मतलब कुल 25 पोस्ट है। इसी प्रकार बहुत सारी कैटेगरी यहां पर दी गई है, जिन्हें आप चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं। नोटिस को डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद पंजाब का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है मतलब AWS के लिए 9 और 14 यानी कुल 23 सीट है। इसके बाद पंजाब में AWS में महिला कैंडिडेट्स के लिए 8 और 11 यानी कुल 19 पोस्ट है। इसके बाद पंजाब का जो शेड्यूल कास्ट है जिसमें मजहबी सिख या बाल्मीकि आते हैं, उनके लिए 27 और 24 मतलब कुल 51 पोस्ट है। इसके बाद पंजाब के शेड्यूल कास्ट जिनमें मजहबी सिख या बाल्मीकि आते हैं उसमें महिला कैंडिडेट्स के लिए 17 और 18 यानी कुल 35 पोस्ट है। इसके बाद पंजाब के जो अदर शेड्यूल कास्ट यानी OSC के लिए 16 और 20 यानी कुल 36 पोस्ट है। इसके बाद पंजाब के OSC यानी अदर शेड्यूल कास्ट की महिला उम्मीदवारों के लिए 17 और 11 पोस्ट है। इसके बाद पंजाब के जो बैकवर्ड क्लास है और अदर बैकवर्ड क्लास है उसके लिए 7 और 24 यानी कुल 31 पोस्ट है। इसके बाद पंजाब के जो बैकवर्ड क्लास है और अदर बैकवर्ड क्लास है उसमें महिला उम्मीदवारों के लिए 8 और 15 यानी कुल 23 पोस्ट है। इसके बाद अगर पंजाब का कोई फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट है तो उसके लिए 1 पोस्ट है। इसके बाद अगर कोई पंजाब में जनरल कैटेगरी की महिला उम्मीदवार है और स्पोर्ट्स पसंद है तो उसके लिए 2 और 3 यानी कुल 5 पोस्ट है। इसके बाद अगर पंजाब का कोई स्पोर्ट्स पसंद शेड्यूल कास्ट से संबंधित है तो उसके लिए 1 और 7 यानी कुल 8 पोस्ट है। इसके बाद पंजाब के PWD कैंडिडेट्स यानी पसंद विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसके लोअर लिम्ब में डिसेबिलिटी है, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए 3 और 6 मतलब कुल 9 पोस्ट है। इसके बाद पंजाब के महिला PWD कैंडिडेट्स जिनके लोअर लिम्ब में डिसेबिलिटी है उनके लिए 9 और 5 यानी कुल 14 पोस्ट है। इसके बाद पंजाब के ऐसे PWD उम्मीदवार जिनके लो विजन डिसेबिलिटी है उनके लिए 1 और 4 यानी कुल 5 पद है। इसके बाद पंजाब की ऐसी महिला उम्मीदवार जो PWD श्रेणी से संबंधित हैं और लो विजन डिसेबिलिटी से संबंधित हैं उनके लिए कुल 4 पद हैं। इसके बाद पंजाब के सामान्य वर्ग के एक्स सर्विसमैन के लिए 15 और 11 यानी कुल 26 पोस्ट हैं। इसके बाद पंजाब के सामान्य वर्ग की महिला एक्स सर्विसमैन के लिए 16 और 12 यानी कुल 28 पोस्ट हैं। इसके बाद पंजाब के शेड्यूल कास्ट के एक्स सर्विसमैन जिनमें मजहबी सिख और बाल्मीकि आते हैं उनके लिए 4 और 8 यानी कुल 12 पोस्ट है। इसके बाद पंजाब के अदर शेड्यूल कास्ट मतलब OSC एक्स सर्विसमैन के लिए 3 और 2 यानी कुल 5 पोस्ट है। इसके बाद अगर कोई पंजाब का ऐसा कैंडिडेट है जो एक्स सर्विसमैन है और बैकवर्ड क्लास या फिर अदर बैकवर्ड क्लास से संबंध रखता है उसके लिए 5 और 6 यानी कुल 11 पोस्ट है। इस प्रकार सभी कैटेगरी को मिलाकर 182 और 296 यानी कुल 478 पोस्ट है। तो दोस्तों, ये थी सभी कैटेगरीज की डिटेल जो हमने आपको पढ़कर बता दी है। इसके बाद अगले पेज पर बताया गया है कि इन वैकेंसीज को बिना किसी नोटिस के घटा या बढ़ाया जा सकता है, जो कि उस दिन पर निर्भर करेगा जिस दिन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद बताया गया है कि रिकमेंडेड कैंडिडेट्स पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किए जाएंगे। इसके बाद नोट 2 में बताया गया है कि अगर आप पंजाब के अलावा किसी दूसरे राज्य से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और किसी रिजर्व कैटेगरी है बिलोंग करते हैं जैसे SC ST या OBC, फिर भी आपको एज लिमिट और फीस इत्यादि में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा और ऐसे कैंडिडेट सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि रूल के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को एज लिमिट में छूट दी जाएगी।
तो दोस्तों, अगर आप भी पंजाब के अलावा किसी दूसरे स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको जनरल कैंडिडेट्स ही माना जाएगा और आपको किसी प्रकार का कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके बाद बताया गया है कि विभिन्न श्रेणियों और संबंधित मामलों के लिए आरक्षण का विनियमन पंजाब उपाधि न्यायालय स्थापना, भर्ती और सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1997 की प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है और पंजाब सरकार द्वारा जारी अन्य दिशा निर्देशों के अनुसार, जो कि पंजाब राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत हैं। इसके अलावा एक और जरूरी सूचना यहाँ पर दी गई है। पंजाब अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना, भर्ती और सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1997 के नियम 7 की व्याख्या के अनुसार, यदि किसी भी संबंधित रिजर्व कैटेगरी में एलिजिबल आवश्यक संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसी रिजर्व कैटेगरीज में भरी गई वैकेंसीज को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनकी उपलब्धता के अनुसार जनरल कैटेगरी के उपलब्ध उम्मीदवारों में से भरा जा सकता है। मतलब दोस्तों, अगर किसी भी रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST या OBC में अगर कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं पाया जाता है तो उन वैकेंसीज को जनरल कैंडिडेट से भर दिया जाएगा। इसके बाद बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरते समय जेंडर के सेक्शन में अदर सिलेक्ट करते हैं, द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के सेक्शन 5 के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा इश्यू किया गया आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लाना होगा। ऐसे कैंडिडेट्स को उनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन भी मिलेगा। इसके बाद एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब के रिगार्डिंग एक नोटिस भी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर पंजाब का कोई एलिजिबल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स नहीं मिलता है तो एक्स सर्विसमैन की रिजर्व पोस्ट के लिए एक्स सर्विसमैन के बच्चों या उनसे संबंधित किसी को भी ये पोस्ट दे दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एज क्राइटेरिया दिया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि आपकी एज 1 जनवरी 2025 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी। इसके बाद बताया गया है कि अगर आप अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी से संबंधित है तो आपकी मिनिमम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल होनी चाहिए। इसके बाद पंजाब के SC कैंडिडेट्स की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 42 साल होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि SC कैटेगरी से संबंधित कैंडिडेट्स को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अधिकतम 5 साल तक की छूट दी जाएगी। इसके बाद अगर आप पंजाब के BC या OBC कैंडिडेट्स हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 42 साल होनी चाहिए। OBC कैंडिडेट्स को भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 5 साल तक की छूट दी जाएगी। इसके बाद PWD कैंडिडेट्स की मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 47 साल होनी चाहिए और ऐसे कैंडिडेट्स को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अधिकतम 10 साल तक की छूट दी जाएगी। इसके बाद पंजाब के एक्स सर्विसमैन के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 साल है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स ने जितने साल मिलिट्री में सेवा दी है उससे 3 साल ज़्यादा उसको एज लिमिट में छूट दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब पर है, चाहे वो पंजाब या हरियाणा में हो या फिर देश के किसी अन्य राज्य में, तो उसकी न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 45 साल होनी चाहिए। इसके बाद क्वालिफिकेशन के सेक्शन में बताया गया है कि आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो आर्ट्स या साइंस या फिर किसी भी स्ट्रीम में हो, और साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। इसके साथ ही उम्मीदवार का 10वीं पास किया जाना जरूरी है, जिसमें उसके पास पंजाब सब्जेक्ट कंपल्सरी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास 10वीं में पंजाबी सब्जेक्ट नहीं है तो आप चाहे तो अभी भी पंजाबी सब्जेक्ट की परीक्षा को पास कर सकते हैं। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा, लेकिन अगर आप निर्धारित समय में इस परीक्षा को पास नहीं करते हैं तो फिर चाहे आप भर्ती की परीक्षा पास भी कर ले फिर भी आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। इसलिए 10वीं क्लास में आपके पास पंजाबी विषय होना ही चाहिए। इसके बाद बताया गया है कि कैंडिडेट को क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया 23 अप्रैल तक पूरा करना होगा, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस कटवाने की लास्ट डेट है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ शर्त भी रखी गई है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है जिसके पति या पत्नी जीवित है, या ऐसा व्यक्ति जो पति या पत्नी जीवित होने पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करता है, तो उसे नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि माननीय उच्च न्यायालय की यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमति योग्य है, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम की कार्रवाई से मुक्त कर सकता है तथा इस स्थिति में उस व्यक्ति को नौकरी के लिए उपयुक्त माना जाएगा और उसे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर सैलरी के बारे में भी बताया गया है कि अनुशंसित उम्मीदवारों का वेतन, पारिश्रमिक और भत्ते आदि पंजाब सरकार द्वारा जारी लेटेस्ट रूल्स व निर्देशों के अनुसार संचालित किए जाएंगे और समय समय पर पंजाब की अधीनस्थ अदालतों के लिए अपनाए जाएंगे। इसके बाद बताया गया है कि व्यक्ति की राष्ट्रीयता, निवास स्थान और चरित्र पंजाब सब ऑर्डिनेट कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट रिक्रूटमेंट एंड जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1997 के अकॉर्डिंग जांची जाएगी। उसके बाद बताया गया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो पंजाब या हरियाणा सरकार के अंतर्गत सरकारी नौकरी पर हैं या किसी भी अन्य राज्य में सरकारी नौकरी पर हैं, तो उन्हें आवेदन करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि उन्हें अपने हेड ऑफ ऑफिस या विभाग से मिलेगा, जो उन्हें अपने साथ रखना होगा। अगर कैंडिडेट्स ना ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाने में असफल होते हैं तो उन्हें नौकरी के लिए पात्र नहीं माना जाएगा है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फीस के बारे में बताया गया है कि अगर आप पंजाब के SC BC OBC ESM या AWS कैंडिडेट्स हैं तो आपको ऑनलाइन चार्ज के रूप में 425 रुपये और 100 रुपये एग्जाम फीस देनी होगी। इस प्रकार आपको कुल 525 रुपये फीस देनी होगी। इसके बाद पंजाब के PWD कैंडिडेट्स को ऑनलाइन चार्ज के रूप में 425 रुपये और 200 रुपये एग्जाम फीस देनी होगी। इस प्रकार आपको कुल 625 रुपये फीस देनी होगी। इसके बाद अन्य सभी कैटेगरीज के लिए 425 रुपये ऑनलाइन चार्ज और 400 रुपये एग्जाम फीस रहेगी, मतलब अन्य सभी कैटेगरीज के लिए कुल 825 रुपये फीस रहेगी। इसके बाद बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय जेंडर में अदर सिलेक्ट करेंगे उनको अदर कैटेगरीज में रखा जाएगा और उन्हें इसी के अकॉर्डिंग फीस पे करनी होगी। इसके बाद कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी प्रकार के ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के बारे में, या किसी एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी या सूटेबिलिटी के बारे में, या सिलेक्शन के मोड क्राइटेरिया इत्यादि के बारे में माननीय उच्च न्यायालय का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाएगा और सभी आवेदकों को इसे स्वीकार करना होगा। इसके बाद बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्टेज पर कुछ मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों की सूची में शॉर्टलिस्ट कर सकता है। इस संबंध में कोई पूछताछ या पत्राचार नहीं स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद बताया गया है कि आप जो भी जानकारी ऑनलाइन अप्लाई करते समय देंगे वही फाइनल मानी जाएगी और इन सभी जानकारी के प्रूफ भी आपको देने होंगे। अगर आप ऐसा करने में असफल रहते हैं तो आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में आपकी किसी भी सुनवाई को नहीं सुना जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डेमो टेस्ट और एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी दी गई है कि जो भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनके एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। साथ ही उम्मीदवारों को SMS और ईमेल के माध्यम से भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद बताया गया है कि एप्लीकेंट को अपने एडमिट कार्ड के ऊपर अपनी एक फ़ोटो चिपकानी होगी जो किसी गेजेटेड ऑफिसर से या फिर सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और यह फ़ोटो ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड की गई फ़ोटो की ही कॉपी होनी चाहिए। मतलब दोस्तों, आपको सेम फ़ोटो एडमिट कार्ड में चिपकानी होगी। अगर आपकी फ़ोटो ऑनलाइन फॉर्म वाली फ़ोटो से मैच नहीं होती है तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा और इस संदर्भ में आपकी किसी भी रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद बताया गया है कि एग्जाम से 15 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर एक डेमो मॉक टेस्ट अपलोड किया जाएगा जो कि रियल टेस्ट के जैसा ही होगा। इससे कैंडिडेट्स को रियल टेस्ट के पैटर्न को समझने में आसानी होगी। इसके बाद एप्लीकेंट को सलाह दी गई है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट तथा ईमेल को रेगुलर चेक करते रहे ताकि कोई अपडेट छूट ना जाए। इसके बाद टेस्ट सेंटर के बारे में बताया गया है कि आपका एग्जाम नॉर्थ इंडिया में कहीं पर भी कंडक्ट करवाया जा सकता है और एग्जामिनेशन सेंटर के संदर्भ में कंपिटेंट अथॉरिटी का डिसीजन ही फाइनल माना जाएगा और एग्जामिनेशन सेंटर बदलने के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई भी रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, इसमें और भी जानकारी दी गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट हमने आपके साथ शेयर कर दी है। बचा हुआ नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी अपडेट। उम्मीद करते हैं कि अपडेट आपको पसंद आई होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आपके एक लाइक से हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई अपडेट के साथ। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए डेली अपडेट यूट्यूब चैनल को। डेली अपडेट की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।